नमस्कार। मिशन हेल्थ के फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, आज हम बुराई पे अच्छाई की विजय का पर्व विजयादशमी मना रहे हैं, तो आप सबको विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बढ़ते हैं हम अपने विषय की तरफ। तो हमारा आज का विषय है थैलीसीमिया, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक स्टेट ब्लड सेल यूपी डॉक्टर अमरेश बहादुर सिंह जी, और इसके साथ ही हैं राज्य समन्वयक स्टेट ब्लड सेल के अभिषेक सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और दर्शक, हम आपको बता दें कि थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो बचपन में ही चपेट में ले लेती है, और जागरूकता के अभाव में इसके मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे कुछ दर्शक भी हैं, तो कार्यक्रम में हम इनके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। और दर्शकों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015-988। और आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि थैलेसीमिया है क्या? देखिए, थैलीसीमिया एक डिसऑर्डर है। इसको हम बीमारी नहीं कहेंगे, इसको हम व्याधि कहेंगे। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति बच्चा होता है, उसमें जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है वो कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आरबीसी की लाइफ कम हो जाती है, तो उसको खून की कमी रहती है, जो हम कहेंगे आम भाषा में। हीमोग्लोबिन है उसका हमेशा कम रहता है, इसलिए उसमें बच्चे का शारीरिक ग्रोथ कम हो जाता है, और यह एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। जी, मतलब खून की कमी से ये होने वाली एक बीमारी है? नहीं, थैलीसीमिया की वजह से खून की कमी हो जाती है। थैलीसीमिया की वजह से खून की कमी होना और उसका आरबीसी लाइफ कम हो जाना, यही एक थैलीसीमिया है। जी। दिनेश कुमार शर्मा जी, आप हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, थैलीसीमिया आनुवंशिक बीमारी है या किसी को भी हो सकती है? थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी ही है। इसमें अगर माता पिता दोनों थैलीसीमिया से ग्रसित हैं तो उसमें बच्चे को थैलीसीमिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कादम्बिनी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें जानकर आम आदमी को पता चल जाए कि उसे थैलीसीमिया है? देखिए, आम आदमी कोई जो एडल्ट होगा उस तक तो थैलीसीमिया का नहीं बात है थैलीसीमिया बच्चों में पता चलता है। तो थैलीसीमिया का जो पहला लक्षण है वो ये है कि लगातार खून की कमी होना, अनीमिया लगातार रहना, ये है। शारीरिक विकास में कमी हो जाना, ये लक्षण है। उसके अतिरिक्त जो है स्केलेटल डिसऑर्डर होने लगते हैं बच्चों में, जो शरीर की बनावट है वो हो जाती है टेढ़ी, और साथ ही चमड़ी वगैरह में भी परिवर्तन प्रदर्शित होता है। तो अगर किसी बच्चे का हीमोग्लोबिन लगातार बहुत ज़्यादा कम रहता हो तो ये फिर एक लक्षण उसका है थैलीसीमिया का। जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि शारीरिक रूप से भी कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, तो अगर ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो माँ बाप को सजग हो जाना चाहिए कि बच्चे को हो सकता है थैलीसीमिया की। बिल्कुल, अगर बच्चे में लगातार अनीमिया रह रहा है, खून की कमी है, तो उसकी जांच अवश्य करा लें और उसी से पता चल सकता है। डॉक्टर साहब, ये कितने प्रकार का होता है थैलीसीमिया? थैलेसीमिया वैसे अगर हमने साइंटिफिक भाषा में देखा जाए तो थैलेसीमिया दो प्रकार का है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। लेकिन इसको सामान्य भाषा में हम तीन तरीके का कर सकते हैं कि थैलेसीमिया माइनर होता है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है और थैलेसीमिया मेजर होता है। तो जो हमें सचेत होने की ज़रूरत है वो थैलेसीमिया मेजर पे है। जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं ये कैरियर होते हैं, इनमें जो है लक्षण दिखाई नहीं देते हैं थैलेसीमिया के, और इनको इससे कोई परेशानी नहीं होती है, और इनमें केवल रक्त की थोड़ी कमी, एनीमिया जिस तरह का होता है, इस तरह का थैलेसीमिया माइनर के लोगों के साथ होता है। लेकिन थैलेसीमिया इंटरमीडिया जो होता है, इसमें थैलेसीमिया होता है लेकिन इनको रक्त के चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे थैलेसीमिया का एक उपचार होता है कि उन्हें लगातार रक्त चढ़ाना पड़ता है, तो उसे रक्त चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन थैलेसीमिया मेजर में उन्हें बार बार रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें बार बार परीक्षण कराने की ज़रूरत पड़ती है, और अपना जो है जांच और उनका आयरन फेरेटिनिन लेवल चेक करते रहना पड़ता है। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी फ़ोन कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी गाँव बसानीपुर।
मैं जानना ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि जो थैलीसीमिया है क्या है, नंबर 2 लक्षण और बचाव सावधानियां इसकी क्या है, नंबर 3 इस बीमारी का होने का मुख्य कारण क्या है, चौथी बात यह है कि इस बीमारी का उपचार क्या है। काफी सारे क्वेश्चन एक साथ नंसर जी ने कर लिए। देखिए, थैलीसीमिया होने का कारण ये है कि जब माता और पिता दोनों अगर थैलीसीमिया माइनर है जी, तब बच्चे में थैलीसीमिया मेजर होने की संभावना रहती है। दूसरा उन्होंने सवाल पूछा कि इससे बचाव का क्या तरीका है। तो इसमें बचाव का सबसे तरीका यही है कि हर गर्भवती महिला को अपने प्रथम ट्राइमेस्टर में और शादी के पहले हर लड़की को और हर लड़के को अपनी थैलीसीमिया की जांच करा लेनी चाहिए। तो अगर वो थैलीसीमिया माइनर है कोई लड़की, तो उसकी फिर शादी थैलीसीमिया माइनर से ना हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुंडली मिलाने से अच्छा है कि अगर इसका रक्त की जांच कराकर तब शादी की जाए। बात ये कि अगर पुरुष और स्त्री दोनों थैलीसीमिया माइनर हैं तब बच्चे में थैलीसीमिया मेजर होने के चांसेस हैं। अगर कोई एक भी थैलीसीमिया माइनर नहीं है तो बच्चे को थैलीसीमिया मेजर नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा बचाव है जिसकी कमी है। उसके अलावा आपने उसका उपचार पूछा, तो ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है, क्योंकि रोग नहीं है, डिसऑर्डर है, शरीर में आपके कमी है तो नहीं बन रहा है रक्त लगातार। तो इसमें जीवन पर्यंत थैलीसीमिया के बच्चे को समय अंतराल पर ऊपर से रक्त लेना पड़ता है और रक्त के साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। ये इसका उपचार है। और एक और उपचार है जिससे कि काफ़ी हद तक थैलीसीमिया ठीक हो जाता है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन ये काफ़ी कम बच्चों में हो पाता है कि उनका ग्रुप नहीं मिल पाता है, तो यही इसका इलाज भी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि शादी करने से पहले इसकी जांच होना बहुत ही ज़रूरी है। जैनब हमारे बीच हैं। जैनब, आप कुछ पूछेंगी? सर, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि थैलीसीमिया का उपचार सही तरीके से कैसे होता है? थैलीसीमिया के उपचार के विषय में मिश्रा जी ने सवाल पूछा था, तो मैंने बताया। उपचार हमारा, अगर कोई बच्चा ग्रसित है तो उसको जो हमारे अस्पताल हैं वहाँ ले जाकर समय अंतराल पर उसको रक्त चढ़ाना पड़ता है। और रक्त बार बार चढ़ने की वजह से उसके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस आयरन को शरीर से निकालने के लिए उसको दवाई लेनी पड़ती है। और यदि उसको मिल जाता है कोई उसके ग्रुप का जिसका उसका मैच होता हो, तो एक उम्र के अंदर ही उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराकर हमेशा के लिए थैलीसीमिया से ठीक हो जा सकता है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी से परमानेंट किस तरह से बचा जा सकता है? स्थायी उपचार क्या है इसका? जैसा मैंने बताया अभी, इसका जो स्थायी उपचार है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है जी। रत्नेश जी, आप कुछ पूछेंगे? सर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध हैं जिससे हमें जान सकें कि थैलीसीमिया के कितने मरीज उत्तर प्रदेश में हैं, और अगर ये बीमारी बढ़ रही है तो इससे बचाव का क्या साधन है? बिल्कुल, मैं थैलेसीमिया के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारे पास जो रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे सरकारी अस्पतालों में आके पंजीकृत हुए हैं मरीज, जैसे 1547 मरीज हमारे पास पंजीकृत हैं। और ये चूँकि अब हमारे पास जो है परीक्षण की सुविधाएं और हम जो है उपचार की सुविधाएं जगह जगह पहुंचा रहे हैं, तो इससे हमारे जो है मरीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कवर कर रहे हैं जिनका परीक्षण हो जाए, तो इसलिए मरीज जो है बढ़ रहे हैं हमारे पास। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हम ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उनका परीक्षण करके उनके पास पता चल रहा है कि उन्हें थैलेसीमिया है कि नहीं। तो थैलेसीमिया के लिए तो ये है कि सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमें सबका परीक्षण कराना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए उसमें। जी। अनामिका जी हमारे पीछे हैं। अनामिका जी, आप? सर, मेरा ये प्रश्न है कि आप मतलब कि थैलेसीमिया के मरीजों के लिए कोई खास अस्पताल होता है या वह मतलब हर सरकारी अस्पताल में इसका इलाज हो जाता है? देखिए, थैलेसीमिया के जो ग्रसित बच्चा है उसको समय अंतराल पर रक्त चढ़ाना पड़ता है। ये उसको रक्त तो कहीं पर भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके लिए कुल अभी 13 हमारे केंद्र जो हैं प्रदेश में चिन्हित हैं, जिसमें हमारे 11 मेडिकल कॉलेज हैं और 2 जिला चिकित्सालय हैं हमारे, वहाँ पे इसका इलाज दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारा रक्त चढ़ाने वाला काम है वो तो किसी अस्पताल में हो सकता है, और जो उसके ऊपर का इलाज की बात है वो इन 13 केंद्रों पर मिल रहा है। तो सब किसी बच्चे को हो गया, मान लीजिए थैलेसीमिया की शिकायत है, तो क्या वो उपचार के बाद पूरी ज़िंदगी उसका उपचार चलता है कि वो उपचार के बाद ठीक हो जाता है? देखिए, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया तो उसको किसी उपचार की या फिर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है तब उसको जीवन पर्यंत रक्त चढ़ाना पड़ता है और साथ में उसको अपना दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं आयरन का कम करने के लिए। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि रक्त चढ़ाना पड़ता है, तो कितने अंतराल पे ये रक्त चढ़ाना पड़ता होगा?
अमूमन उनको महीने में 2 से 3 बार रक्त चढ़ाना पड़ता है और ये डिपेंड करता है कि उसका रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है उसी हिसाब से, लेकिन अमूमन जो ग्रसित मरीज है उसको महीने में 2 से 3 बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। बार बार हम लोग हीमोग्लोबिन का नाम ले रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? देखिए, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत एक सामान्य मनुष्य में 12.5 ग्राम डायल्यूशन का होता है। तो अगर इससे कम आता है तो हम कहते हैं कि इनके पास रक्त की कमी है, जो कि आजकल आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं रक्त की कमी। लेकिन थैलेसीमिया के केस में ये होता है कि जब हीमोग्लोबिन का स्तर एक उनके नियमित स्तर से कम चला जाता है, जैसे 7 के लेवल से नीचे चला जाता है, तब उनको जो है हम अलर्ट होते हैं कि हम इन्हें जो है अब रक्त चढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि 12.5 का बताया, तो क्या बच्चों में भी इतना ही हीमोग्लोबिन का प्रतिशत होना चाहिए कि बच्चों का कुछ कम रहता है? नहीं, देखिए, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत तो जनरली हम इसी को आंकड़े मान के चलते हैं, और जो बच्चों में थैलेसीमिया की बात होती है तो बच्चों में थैलेसीमिया के संदर्भ में मुझे लगता है आप पूछना चाह रही होंगी। तो बच्चों में थैलेसीमिया के जानकारी के लिए हीमोग्लोबिन से ज़्यादा जरूरी है कि उनके लक्षणों को पहचाना जाए जी, क्योंकि अगर रक्त की कमी होगी तो जैसे कि हमारा अमूमन पीलिया में होता है कि उनके रक्त में जो है हल्की सी पीलापन उनके त्वचा में आना शुरू हो जाता है, उनको थकान शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हमारे पास रक्त की कमी होगी तो हमारे ऑक्सीजन की कैरिंग पावर कम होगी तो उनको थकान होगी, उनका ग्रोथ कम होगा। रक्त की कमी जो है अपने साथ कई सारे बिंदुओं को जो है जोड़े रहती है, इसलिए उसमें उनके पहचान करना ज्यादा जरूरी है। शारीरिक लक्षणों की पहचान, शारीरिक लक्षणों की पहचान ज्यादा जरूरी है उनके रक्त परीक्षण से। डॉक्टर साहब, मीनाक्षी जी का जयपुर से फोन है। हेलो हेलो हेलो। हाँ मीनाक्षी जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हेलो जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हर साल वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इस साल का थीम क्या है और बीटा थैलेसीमिया को एक्सप्लेन कर दें, मैं इसके बारे में डिटेल में जानना चाहती हूँ। क्या बीटा थैलेसीमिया के बारे में? थैलेसीमिया तो हमारा थैलेसीमिया का जो हमारा मोटिव होता है वो कि हम थैलेसीमिया मुक्त भारत चाहते हैं, कि हमें थैलेसीमिया मुक्त भारत, क्या विश्व जो है हमारा थैलेसीमिया मुक्त हो, उसकी तरफ हम अग्रसर होते हैं कि हमें जो है थैलेसीमिया पीड़ित किसी बच्चे का जन्म न होने पाए जो थैलेसीमिया से ग्रसित हो। दूसरा, जो बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात कर रही हैं, तो जैसे हमने बताया था आपको शुरू में कि 2 तरह के थैलेसीमिया जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं कि अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया जो होता है उसमें जो बीटा ग्लोबुलिन जो हमारे बनते हैं, 2 हमारे जीन होते हैं, 2 अल्फा के और 2 बीटा के, तो जो उससे बीटा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन बनते हैं वो प्रोटीन की जो बनने की क्षमता है, वो मात्रा है, वो कम हो जाती है, तो वो बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है उसमें। तो इसके लिए कोई टैगलाइन चली है कि थैलेसीमिया मुक्त प्रदेश? बिल्कुल, हम लोग ये 8 मई को मनाते हैं, जो थैलेसीमिया विश्व थैलेसीमिया दिवस होता है उसमें हम 8 मई को मनाते हैं, और इसमें ये थैलेसीमिया मुक्त विश्व की जो है परिकल्पना से हम लोग जो है जगह जगह पे हम इसका उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं कि लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग उसको पेपर के माध्यम से और संचार के माध्यम से हम उनको लोगों को तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि हम जो है अपना परीक्षण कराएं, अपने गर्भवती महिलाओं का परीक्षण करवाएं, बच्चों का परीक्षण करवाएं, जिससे जो है थैलेसीमिया मुक्त विश्व का निर्माण हो। जी, जयेंद्र जी, आप कुछ पूछेंगे? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग उसका दिवस मनाते हैं कोई? देखिए, 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है जी। सिर्फ एक दिन थैलेसीमिया दिवस मनाने से हमारा कोई बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है, लेकिन एक दिन डिजिग्नेट किया गया, उस दिन सब जगह एक साथ जन जागरूकता की एक्टिविटी की जाती है। उसके अलावा हम साल भर लगातार जन जागरूकता के इसमें कार्य किया करते हैं, एडवोकेसी के वर्कशॉप्स करते हैं, अस्पतालों में लोगों को जागरूक करते हैं, और हमारी जो नीचे गांव के स्तर तक हमारी आशाएं हैं ANM, उनके माध्यम से भी हम सब जगह संदेश पहुंचाते हैं कि थैलेसीमिया की जांच सब लोग करा लें। देखिए, इसका उपचार और इससे बेहतर है कि इसकी जांच पूर्व में हो जाए, ताकि कोई थैलेसीमिया ग्रसित बच्चा
इस मतलब इसका जन्म ना हो। हाँ, और कड़ी से कड़ी जुड़ती जाए कि जैसे हम अगर थैलेसीमिया के बारे में जानते हैं तो इसको हम आगे लोगों को बताना शुरू करें कि थैलेसीमिया क्या है, आप थैलेसीमिया की जांच कराएं, ताकि लोगों के मन में ये भ्रांति ना हो कि ये कौन सी जांच करा रहे हैं, कि ऐसा कोई तो नहीं है कि इसमें जांच होने के बाद जो है हमारे पारिवारिक जैसे पृष्ठभूमि पे कोई सवाल उठे, ऐसा नहीं है। तो इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए कि आप जो है लोगों की जाँच कराएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती माताओं, शिशुओं और जितने भी लोग हैं उनकी जांच करवा के अपना थैलेसीमिया का स्टेटस, जागरूकता ही इलाज है इसका। बिल्कुल, जागरूकता है। डॉक्टर साहब, लखनऊ से राखी का फोन है। हेलो हेलो राखी जी। जी मैम, मेरा ये प्रश्न है कि अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया हो जाए तो उसका उपचार कहाँ कराना चाहिए? देखिए, थैलेसीमिया का उपचार में मैंने बताया कई चीज़ें उसमें हैं। तो अभी हमारे 13 केंद्र हैं चिन्हित, जहाँ पर हम लोगों ने डिजिग्नेटेड डे केयर सेंटर भी बना रखे हैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। उसमें हमारे 11 मेडिकल कॉलेज हैं और हमारे 2 जिला चिकित्सालय हैं। लखनऊ की अगर बात करें हम, तो लखनऊ में हमारा SGPGI हमारा, वहाँ पर इसकी सुविधा उपलब्ध है और हमारे KG मेडिकल कॉलेज में भी इसकी सुविधा उपलब्ध है जी। आनंद जी, आप कुछ पूछेंगे? सर, मेरा प्रश्न ये है कि थैलेसीमिया के इलाज के लिए सरकार द्वारा क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं? देखिए, थैलेसीमिया के इलाज के लिए कई सारे कदम सरकार उठा रही है। इसमें पहला तो इलाज हो गया, दूसरा हमारा इसका बचाव के लिए भी काम कर रहे हैं हम। इलाज के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने 13 जगह इसके लिए ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किए हैं, जहाँ पर हम डे केयर सेंटर बने हुए हैं। साथ ही साथ बच्चों को वहाँ सारी दवाओं निःशुल्क प्राप्त हों, इसकी सुविधा दी जा रही है। रक्त उनको निःशुल्क प्राप्त हो बिना प्रतिस्थानी के, ये सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ हम इन जगहों पर एक हाई एंड की जांच होती है जो कंफर्म होता है थैलेसीमिया का, वो भी सुविधा प्रदान की जा रही है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी जिला महिला चिकित्सालय हैं, इनमें गर्भवती महिलाओं में थैलेसीमिया की जाँच भी कराई जा रही है, ताकि शुरू में पता चल जाए तो कोई थैलेसीमिया ग्रसित बच्चा जन्म न ले। प्रिया जी, आप कुछ पूछेंगी? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जन जागरूकता और जन सभ्यता के माध्यम से थैलेसीमिया के प्रसार पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है? जन जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम इन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो जब पब्लिक अवेयर होगी कि थैलेसीमिया होता कैसे है और इसको हम रोक कैसे सकते हैं, जबकि इसका बड़ा आसान उपाय है। मैंने बताया, 2 थैलेसीमिया माइनर जिनमें खुद कोई लक्षण नहीं है, अगर वो आपस में शादी करेंगे तो जब उनके बच्चे होंगे तब उनमें थैलेसीमिया होने की संभावना होती है। तो अगर ये 2 लोग पहले से चिन्हित हों कि भाई ये थैलेसीमिया माइनर हैं, तो फिर वो शादी नहीं करेंगे तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा जन्म ही नहीं लेगा। तो जन जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, ताकि हर व्यक्ति जागरूक हो। शादी के पहले हर लड़का हर लड़की अपनी जांच करा ले, और जिसकी न हुई हो जांच पहले, वो अगर गर्भवती हो रही है तो अपने प्रथम त्रैमास में अवश्य जांच करा ले, ताकि पता चल जाए कि वो थैलेसीमिया से ग्रसित तो नहीं है। अगर वो ग्रसित निकलती है तो फिर उसके पति की भी जांच कराई जाए, और फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी कि बच्चा थैलेसीमिया ग्रसित है या नहीं है। तो जन जागरूकता और थैलेसीमिया की जांच कराना सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जांच पहले करा लेनी चाहिए, मान लीजिए नहीं कराई गई, 2 पति पत्नी में से एक अगर इससे ग्रसित है, तो क्या बच्चे में तब भी उससे थैलेसीमिया की शिकायत उसको हो सकती है? नहीं, देखिए, पति पत्नी में से अगर एक कोई ग्रसित है थैलेसीमिया से, तो थैलेसीमिया कैरियर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर आपने जो है जांच पहले नहीं कराई है, तो इसीलिए हम लोग बार बार इसको प्रोत्साहित करते हैं कि अपने जो अगर कोई महिला गर्भवती हो रही है तो उसके प्रथम त्रैमास में वो जाकर अपने चिकित्सालयों में, सभी चिकित्सालयों में एक सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो प्राइमरी लेवल की जांच तो सभी जगह हो जाती है, तो अपने चिकित्सालयों में, नज़दीकी चिकित्सालय में जाके अपना परीक्षण अवश्य करवाए, और अपने जो बच्चे हैं उसके बारे में भी पता चल जाता है कि वो थैलेसीमिया से ग्रसित है कि नहीं, और माता जो होती हैं उनके बारे में भी पता चल जाता है कि थैलेसीमिया से ग्रसित है कि नहीं। डॉक्टर साहब, नैना का फोन है प्रयागराज से। हेलो जी, प्रश्न पूछिए। हाँ, ये हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि इस बीमारी की वजह से और बॉडी पार्ट्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं और क्या क्या दिक्कत आती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है नैना जी ने कि इस बीमारी की वजह से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बॉडी में। देखिए, इस बीमारी की वजह से अगर शरीर में रक्त नहीं बन रहा है, बार बार ऊपर से हम रक्त ले रहे हैं, तो मैंने शुरू में कहा कि हमारी बॉडी में फिर आयरन ओवरलोड बढ़ने लगता है। और आयरन ओवरलोड बढ़ने से फिर वो आयरन हमारे शरीर के जितने और अंग हैं, जैसे हमारा हृदय है,
लीवर है, इन सब में ये आयरन जमा होने लगता है और बहुत ज़्यादा समय बीतने के बाद फिर हमारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन है हमारे थैलीसीमिया में बार बार रक्त चढ़ने की। इसीलिए जो आयरन चिलेटिंग ड्रग्स हैं जो सरकार निःशुल्क प्रदान कर रही है, इसीलिए दिया जाता है कि बच्चों शरीर से आयरन जो एक्स्ट्रा है उसको निकाला जाए। किंतु बहुत समय तक ब्लड चढ़ने से कई बार ये कॉम्प्लिकेशन बच्चों में हो जाती है, जिसमें उनका हृदय और लीवर ये सब ग्रसित हो जाता है आयरन ओवरलोड से। डॉक्टर साहब, क्या इसके लिए किसी तरह के विशेष खान पान की भी ज़रूरत होती है? खान पान तो जो नॉर्मल सब लोग खाते हैं वही खाना है। सिर्फ ये है कि दवाई जो दी जा रही है उसको लगातार खाना है बच्चे को, ताकि उसके शरीर में आयरन ओवरलोड ना होने पाए। तो सब हम चाहेंगे कि आप हम अपने कोई और विचार या कुछ और सुझाव आप हमारे दर्शकों को जो देना चाहते हो वो। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, वो ये है कि सब लोग जागरूक रहें और अपनी जांच करा लें। क्योंकि जैसा कि बताया गया आपको पहले भी, थैलेसीमिया माइनर केवल अगर होगा उसको बच्चा, अगर पति और महिला दोनों में कोई एक थैलेसीमिया माइनर है तो उसके बच्चे को माइनर हो सकता है, तो उसमें कोई लक्षण या कोई सिम्टम या कोई बीमारी नहीं होगी। अगर महिला और पुरुष दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तब बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना है। इसलिए जो बार बार कह रहा हूँ कि सब लोग अपनी समय से जांच करा लें कि कहीं वो थैलेसीमिया के कैरियर तो नहीं है, यानी थैलेसीमिया माइनर से ग्रसित नहीं है। अगर कोई एक भी थैलेसीमिया माइनर है ग्रसित तो उसकी शादी थैलेसीमिया माइनर ग्रसित व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए। ये संदेश मैं सबको देना चाहूँगा कि सब लोग अपनी जितने युवा हैं जिनकी शादी नहीं हुई हो सब अपनी जांच करा लें, और साथ ही साथ अगर कोई गर्भवती महिला है जिसको पूर्व न जांच हुई हो उसकी भी जांच करा लें प्रथम त्रैमास में, ताकि तो ये अपने परिवार में प्रोत्साहित भी करें कि लोगों को गर्भवती माताओं की जो है, गर्भवती महिलाओं की जो है जांच हो, प्रथम त्रैमास में हो जाए। और जैसा कि सर बता रहे थे सर कि इसमें थैलेसीमिया कैरियर जो होता है वो उसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, तो जब तक आप परीक्षण नहीं कराएंगे तो आपको अपने थैलेसीमिया का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए परीक्षण के लिए जाएं और परीक्षण से आप पता लगाएं कि थैलेसीमिया आप माइनर हैं, थैलेसीमिया के कैरियर हैं, तो आप ये करें कि जो थैलेसीमिया कैरियर से विवाह ना हो। हाँ, जिससे कि आपके आगे आने वाली संतानें थैलेसीमिया से मुक्त हो। तो जागरूकता ही थैलेसीमिया का एकमात्र हम इलाज कहेंगे। इलाज तो बहुत सारे हैं लेकिन जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। और कार्यक्रम के हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम लेते हैं चलते चलते। दर्शक, चलते चलते में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupl@gmail.com। आपके उत्तर का रहेगा हमें इंतज़ार और जागरूक रहिए और बीमारियों से अपना बचाव कीजिए। डॉक्टर साहब, आप लोग आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने आमंत्रित दर्शकों का भी कि आप लोग ने आए और अपने प्रश्नों का उत्तर आपको हम उम्मीद करते हैं अच्छे से मिला होगा, और उन दर्शकों का भी जो हमारा कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं। नमस्कार।